आप वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग यदि वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 15 वर्षों में देखा जाए तो रेलवे के एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा और आपको बताना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासन काल में हुआ था। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये इनमें से कौन सा राजा के शासन काल में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके बाद दोस्तों उसके बाद 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासन काल में हुआ था, तो ये हुआ था मेरे दोस्त अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और यदि पूछा जाए कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व हुआ था। और कहां पर हुआ था तो राजगृह में। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, ठीक है। वही द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर हुआ था तो वैशाली में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था तो काला अशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। काला अशोक के शासन काल में। और तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 255 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर हुआ था तो पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और किसके शासन काल में हुआ था तो सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। और अंतिम बौद्ध संगीति यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कहां पर हुआ था तो कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है। और किसके शासन काल में हुआ था तो कनिष्क के शासन काल में। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको सभी फैक्ट को अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान की बात करें यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो प्लीहा। जी दोस्तों, प्लीहा यानी कि स्प्लीन को जो है जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो रेड ब्लड सेल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आरबीसी का कब्रिस्तान है ये प्लीहा को कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में प्लीहा नहीं देगा तो तिल्ली लिखा हुआ रहेगा और इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है। और आरबीसी का जो निर्माण है ये कहां पर होता है तो अस्थि मज्जा यानी कि दोस्तों अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि वर्षा के जल की पीएच मान जब खाली स्थान से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी दोस्तों वर्षा का जो पीएच मान होता है, वर्षा जल का पीएच मान होता है तो कितना से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि वर्षा जल का पीएच मान जो है ये 5.6 से कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5.6 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुओं का राजा यानी कि मेटल्स का राजा किसे कहा जाता है, ठीक है। मेटल्स ऑफ किंग किसे कहा जाता है, तांबा को, सोना को या फिर चांदी को। तो दोस्तों ये जो धातुओं का राजा कहा जाता है ये कहा जाता है सोना को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किंग ऑफ मेटल किसे कहा जाता है तो सोना को, ठीक है। और रसायनों का राजा किसे कहा जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है कि लिटमस विलियम किससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जो लिटमस विलियम है ये किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। जी हाँ दोस्तों, लिटमस विलियन जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस विलियन की बात करें तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन जो कि एक कवक है, लाइकेन क्या है तो ये एक प्रकार का कवक है जो कि शैवाल से मिलकर बनी है, ठीक है। लाइकेन किससे मिलकर बनी है तो शैवाल से, और यह एक प्रकार का कवक है, ठीक है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जो है जो कि पर्यावरण प्रदूषण को संकेत करता है। दोस्तों यदि लाइकेन की मात्रा अधिक होगी तो यह पर्यावरण को
प्रदूषण को संकेत करता है। और प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर जो कि रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो यदि आपसे 1857 की क्रांति की शुरुआत यदि आपसे पूछा जाए तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 10 मई 1857 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उस समय बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो ये कहा था बी.डी. सावरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायु में 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है। दोस्तों यदि आप वायु में 1 डिग्री तापमान को बढ़ा दीजिएगा तो ध्वनि की जो स्पीड है वो कितना अधिक बढ़ जाएगा, तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर की राइट आंसर हो जाएगा। और यदि 0 डिग्री सेल्सियस बात करें कि 0 डिग्री तापमान पर जो है वायु की ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री तापमान पर होता है। ठीक है, वायु की ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजकोषीय घाटा है इसकी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 59 नंबर है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे सॉरी दोस्तों और भी फैक्ट हम लोग जान जाते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी आर्य समाज की स्थापना, तो 1875 ईस्वी में बंबई में किया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। जी हाँ दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्या पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये एनी बेसेंट थी। इन्हें वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था, तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये वो ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसकी स्थापना जो है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 यानी कि 28 दिसंबर 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था, तो बंबई में। बंबई में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 1986 ईस्वी में, और कहां पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, द्वितीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1886 ईस्वी में, और इसका अध्यक्षता किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आपसे पूछा जाए तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था सन 1887 ईस्वी में। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 1887 ईस्वी में तीसरा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और ये जो चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो 1888 ईस्वी में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था। दोस्तों महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे, जहां पर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और दांडी वर्तमान में कहां पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी वर्तमान समय में कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर है दोस्तों, तो गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनमें से कौन सा आंदोलन की शुरुआत जो है जो कि नमक कानून तोड़ने से हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है। दोस्तों ये भागीरथी और अलकनंदा नदी है, इसकी संगम की बात करें तो इसका संगम कहां पर होता है, तो इसका संगम दोस्तों देवप्रयाग में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, देवप्रयाग। और यहाँ से दोस्तों देवप्रयाग में जब इसकी संगम होता है तो यहाँ से इसका नाम बदलकर गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो दोस्तों ये अलकनंदा और भागीरथी, और यहाँ जब ये दोनों नदी जब देवप्रयाग में मिलती जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 2525 किलोमीटर भारत की गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके विकास के लिए दोस्तों स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत देखा जाए तो ये दोस्तों ये सड़क जो है जो 4 मुख्य यानी 4 महानगरों को जोड़ता है। ठीक है, ये कौन कौन से नगर है मेरे दोस्त, तो ये हैं स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत देखा जाए तो 5846 किलोमीटर दोस्तों 5846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा महानगर कौन कौन से महानगरों को जोड़ता है, तो 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। और इस परियोजना की शुरुआत जो है ये 2001 ईस्वी में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना जो है 2012 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और यह कौन कौन से शहर को जोड़ता है, तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी। दोस्तों विश्व में पूछा जाए कि सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी जो कि यूरोप में बहती है, यह विश्व की सबसे व्यस्त नदियों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी जो है जो कि राइन नदी है, और राइन नदी जो है जो कि यूरोप में बहती। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर जो कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी
स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कौन से ईस्वी में हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था सन 1969 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, इसका जो गठन है ये सन 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका गठन जो दोस्तों 1962 ईस्वी में किया गया था, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब किया गया, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सन 1972 ईस्वी में दोस्तों अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग को नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, और इसरो का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में से कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, यह भी आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 नंबर है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों वर्तमान समय में बात करें कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, इससे रूस के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 में रखा गया। ठीक है, 51 में रखा गया है। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्या पूछा गया है कि स्वेज नहर को जोड़ता है। दोस्तों जो स्वेज नहर है ये किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। जी हाँ दोस्तों, स्वेज नहर जो है ये किसको जोड़ता है, तो स्वेज नहर जो जोड़ता है मेरे दोस्त, ये जोड़ता है किसको, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो स्वेज नहर है इसका निर्माण है 1869 ईस्वी में। दोस्तों 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स को सौंपा गया था। और स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा प्रेयरी। दोस्तों घास भूमियों को जो है वो मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि और दूसरा दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। ठीक है, तो इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय घास की जो भूमि है इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका में इसे सवाना कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका में क्या कहा जाता है, तो सवाना। ब्राजील में कहा जाता है कंपोज। ठीक है, ब्राजील में क्या कहा जाता है, तो कंपोज। और वेनेजुएला और कोलंबिया में दोस्तों लानोस कहा जाता है। ठीक है, वही शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास की भूमि है इसे दोस्तों अलग अलग देशों में इसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और प्रेयरी में इसे क्या कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसे प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन्स कहा जाता है। और एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन में इसे मंचूरियन प्रदेश में इसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ। दोस्तों भारत में वर्तमान समय में बात करें तो 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। दोस्तों भारत की बात करें तो इन्होंने प्रथम परमाणु परीक्षण कौन से ईस्वी में किया था, तो प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करें तो दोस्तों 1974 ईस्वी में प्रथम परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। ठीक है, कहाँ पर, तो पोखरण में। तो देखिए भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, जी हाँ दोस्तों 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण में, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, वहीं पर दोस्तों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, इस परमाणु परीक्षण का कोड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पर इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था, तो इस्माइलिंग बुद्धा जो कि इसका नाम था, इसका क्या कोड नाम था। ठीक है, और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि ये भी पोखरण में ही किया था, ये कब किया था, तो 11 मई और 13 मई, जी हाँ दोस्तों 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी को किया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है, तो शक्ति 98 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट जो है इसको कब पारित किया गया था, तो रोलेट एक्ट की बात करें तो मार्च 1919 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट जो कि एक काला कानून था और इसकी शुरुआत जो है ये मार्च 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट जो है ये किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता है। ठीक है, और यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकता है। रोलेट एक्ट जो कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील भी कहा जाता है। ठीक है, और गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए इसका विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्या पूछा गया है कि किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी जो है, ये जो डुबोए गए ये जो छड़ या फिर छड़ी होती है ये मुड़ी हुई प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो गति का नियम है इसका भी प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर है कि त्वरण की इकाई क्या है। दोस्तों त्वरण की इकाई की बात करें तो त्वरण की इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपने टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर आप सही कर पाए, प्लीज ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। और यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन सारे वीडियो को देख ले, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक दिन जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल साबित होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।